राजस्थान के एक छोटे से गांव में डॉली नाम की एक लड़की रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। डॉली की माँ सुषमा अक्सर बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए डॉली सिलाई का काम किया करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। डॉली सिलाई के साथ हर काम में निपुण थी। कमी थी तो बस उसकी सुंदरता की। डॉली दिखने में बहुत सुंदर नहीं थी। वो काली और बदसूरत थी, जिस वजह से उसे अक्सर लोगों के ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली कविता काकी कपड़े सिलाने आती है। डॉली, ये मेरी बिटिया का लहंगा है, तुम उसका सुंदर सा लहंगा सिल देना, जिसे पहनकर मेरी बिटिया का चांद सा चेहरा और निखर जाए। बेटी के ब्याह की बहुत बहुत शुभकामनाएं काकी। अरे तू कब करेगी ब्याह? तेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है और तेरे साथ की कई लड़कियों के तो बाल बच्चे भी हो चुके हैं। अब परसों मेरी बिटिया रानी की भी डोली उठ जाएगी। काकी, लगता है कि मेरे इन हथेलियों में दूसरों का लहंगा सिलना ही लिखा है। इतना बोलते ही डॉली के आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे डॉली बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल शादी को लेकर 36 चोचले होते हैं, पर तेरी तो दशा ही निराली है। पैदा होते ही बाप मर गया, माँ बेचारी वो भी बीमार रहती है, और तेरा काला पक्का रंग, ऊपर से गरीबी की मार, यही सब तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी है। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। देखा माँ, सबकी तरह बातों ही बातों में कविता काकी भी मेरे काले रंग पर ताने कसकर चली गई। फिर डॉली लहंगा सिलने में व्यस्त हो जाती है। वाह, कितना अच्छा लहंगा सिला है मैंने। जब तन्नू इस लाल लहंगे को पहनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। यही सोचकर डॉली उस लहंगे को पहनकर खुद को शीशे में निहार रही थी। तभी लहंगा लेने तन्नू डॉली के घर आती है और डॉली को लहंगा पहने देख गुस्से से कहती है, अरे ओ काली बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने काले बदन पर मेरे इस लहंगे को पहनने की? तो जैसी गरीब भिखारिन की औकात नहीं है इतना महंगा लहंगा पहनने की। फटे पुराने वाले कपड़े ही तेरी असली औकात है, समझी? अब चल, मेरा लहंगा दे। तन्नू की बातें डॉली के दिल को चीर कर रख देती है। डॉली रोते हुए तन्नू को लहंगा दे देती है और भगवान से शिकायत करते हुए बोलती है, हे दुर्गा माँ, तूने मुझे इतना काला और बदसूरत क्यों बनाया? हर लड़की का एक सपना होता है कि वो एक दिन सज संवर कर डोली में बैठकर अपने राजकुमार के घर जाएगी, पर मेरे इन सारे अरमानों के बीच मेरा ये काला और बदसूरत रूप अड़चन बनकर बैठा है। जिसे देखो हर कोई मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों भगवान? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका फल मुझे अब मिल रहा है? डॉली लगातार रोई जा रही थी। अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनकर सुषमा की भी आंखें खुल जाती है। वो देखती है कि डॉली बैठकर रो रही है। मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। इंसान सूरत से नहीं मन से सुंदर होता है। मेरी बिटिया रानी मन और दिल की बहुत ही सुंदर है, लेकिन आज के इस दौर में इंसानों की आंखों पर पैसे और रूप का पट्टी चढ़ा रहता है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुषमा को अपनी बेटी की शादी की बहुत ही फिक्र लगी रहती थी और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाशने की बहुत कोशिश करती है। वो हर रिश्तेदार के घर जाती है, लेकिन हर कोई डॉली के काले रंग को देखकर रिश्ते के लिए मना कर देता। बड़ी मुश्किल से डॉली के लिए एक रिश्ता मिलता है। वो लोग डॉली को देखने घर आते हैं। डॉली हाथ में चाय की ट्रे लेकर उनके सामने जाती है। हे भगवान, ये कैसी बेटी है आपकी? कहाँ मेरा बेटा दूध सा सफेद और कहाँ आपकी बेटी कोयले की खान। माफ करना बहन जी, मैं ये रिश्ता नहीं रख सकती। भगवान के खातिर मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी दिल की बहुत ही अच्छी है। ये आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। कृपया हम पर रहम खाइए। ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। वैसे तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को बहू बनाऊं, तो मेरी एक शर्त है। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी कर लेगा, पर उसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए नगद और 5 तोला सोना देना होगा। अगर मंजूर है तो कहो। हाँ, मुझे सब मंजूर है, बस आप ये रिश्ता मत तोड़िए। ठीक है, तो ये रिश्ता तय रहा। माँ,
माँ आपने इन्हें हाँ क्यों कह दी? माँ हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे माँ? उसकी फिक्र मत कर बेटी, तूने वैसे ही हमारी वजह से बहुत दुख झेले हैं। अब और नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। उसकी माँ थोड़ी लालची है बस, लेकिन वो भी दिल की बहुत भली औरत है। एक बार मेरे जीते जी तेरा ब्याह हो जाए, फिर मैं सुकून के साथ तेरे बाबा के पास चली जाऊंगी। माँ ये आप क्या बोल रही हैं माँ? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू अभी अपनी सिलाई का काम कर, अभी मुझे बहुत काम है। अभी मुझे शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। इतना कहकर सुषमा घर के कागजात लेकर जमींदार के पास गिरवी रखने चली जाती है। वो मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मालिक 5 लाख रुपए तक मिल जाते तो आपकी बहुत कृपा होती। क्या 5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम अगर पूरा घर बेच भी दोगी तब भी तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। मेरी मानो तो अपनी बेटी का किसी गरीब घर में शादी कर दो। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। शुक्रिया मालिक, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे शादी का वक्त पास आने लगा था। कल शादी का दिन है, अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है, आखिर कैसे होगा? डोली ये सब सोच ही रही थी कि तभी गांव की सभी औरतें सज धज कर डोली के घर आती हैं। डोली अपनी माँ की पुरानी साड़ी पहनकर सिंपल सा तैयार होकर उनके सामने आती है। अरे ये क्या, होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना फीका, ना कोई साज ना कोई श्रृंगार। शादी के लिए क्या तुमने एक भी लहंगा नहीं सिलवाया? वैसे तो पूरे गांव के लहंगे तुम ही सिलती हो और अपने लिए एक लहंगा भी नहीं सिलवाया गया। वैसे डोली, ये फटी और पुरानी साड़ी कहाँ से निकाली तुमने? कम से कम शक्ल अच्छी नहीं है तो कपड़े तो ढंग के पहन लेती। इसी तरह गांव की सभी औरतें डॉली का बहुत मजाक उड़ाती हैं। उन लोगों के जाने के बाद डॉली झटपट सिलाई मशीन पर बैठकर अपने लिए एक लहंगा तैयार करती है और उसे पहन लेती है। लेकिन अपने लहंगे को देखते हुए निराश मन से डॉली कहती है, हे दुर्गा माँ, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आपने मुझे ही इतना बदसूरत और गरीब क्यों बनाया? यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिल का हाल समझ सके। ना तो हमारे पास लड़के वालों की मांग पूरी करने के लिए पैसे हैं और ना ही मेरे पास अच्छा सा एक लहंगा है। आखिर एक दुल्हन की शादी लहंगे के बिना तो अधूरी होती है ना। डॉली ये बोलते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके आंखों से आंसू उसके लहंगे पर गिर जाते हैं और एक चमत्कार होता है। फटा हुआ लहंगा एकदम से एक खूबसूरत लहंगे में बदल गया। डॉली अपने लहंगे को हैरानी से देखते हुए बोली, मेरा लहंगा तो जगह जगह से फटा हुआ था, फिर ये अचानक से इतने सुंदर लहंगे में कैसे बदल गया? डॉली हैरान तो थी पर अपने लहंगे को देखकर बहुत खुश थी और शीशे में खुद को निहारते हुए बोली, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, पर इतना सुंदर लहंगा भी मेरे काले रंग को नहीं छुपा पा रहा। काश मेरी सूरत भी इस लहंगे की तरह सुंदर होती। डॉली के इतना बोलते ही वो खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वो एक परी सी दिखने लगती है। अरे क्या ये मेरा ही रूप है? लेकिन मैं अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? तभी उसकी नजर उसके चमचमाते हुए लहंगे पर जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब उसके जादुई लहंगे की वजह से हुआ है। हो ना हो मेरा ये लहंगा जादुई हो गया है और ये सब इसी का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे से कुछ और मांग कर देखूं। हे मेरे जादुई लहंगे, क्या तुम अपने जादू से मुझे मेरे शादी के लिए सजने संवरने का सामान और गहने दे सकते हो? डॉली के इतना बोलते ही वहाँ पर सजने संवरने का सामान और गहने प्रकट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉली की माँ आती है। क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। छोटे सेठ से लेकर बड़े सेठ, सरपंच से लेकर पंच, मैं हर जगह गई पर किसी को भी मुझ पर दया नहीं आई। मैं तेरे लिए कुछ ना कर सकी। बेटी मुझे माफ कर दे। मेरा कलेजा तो ये सोचकर फटा जा रहा है कहीं तेरी बारात चौखट से ना लौट जाए। माँ, अब आपको किसी बात की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बारात आने का समय हो रहा है और अब आप देखती जाओ, उनकी सारी मांगे हम चुटकियों में पूरी कर देंगे। पर कैसे बेटी? बारात आने में तो बस कुछ ही समय बचा है। हे जादुई लहंगे, आज मेरी माँ की इज्जत का सवाल है।
उसकी बात का मान रख लेना। मेरी माँ की मदद करो जादुई लहंगे। डॉली के इतना बोलते ही उसके लहंगे में से रुपए और सिक्कों का ढेर लग जाता है। ये सब देखकर सुषमा हैरान हो जाती है। फिर डॉली अपनी माँ को जादुई लहंगे के जादू के बारे में बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जय हो दुर्गा मैया की, आज उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। डॉली, मैं आज बहुत खुश हूँ जो मुझे बेटी के रूप में तू मिली है। अब बस देखना बेटी, मैं तेरी शादी कितने धूमधाम से करती हूँ। सुषमा उन पैसों से बहुत ही अच्छी शादी की तैयारियां करती है। कुछ ही देर में बारात भी आ जाती है। शादी की इतनी अच्छी तैयारियां देखकर गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं कि तभी डॉली भी आती है। अरे बेटा, ये हमारी बहू है ना? ये तो चाय पत्ती सी काली थी, अचानक से इसका रंग कैसे निखर गया? ये लोग तो हमारी मांग से भी ज्यादा दहेज दे रहे हैं। बेटा, कहीं ये दोनों माँ बेटी कोई जादूगरनी तो नहीं? और फिर बहुत धूमधाम से डॉली और अजय की शादी पूरी हो जाती है और डॉली अपनी माँ से विदा लेकर ससुराल आ जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। अमीर गरीब का जन्मदिन। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में जिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। जिया के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी माँ एक बहुत ही फेमस ड्रेस डिजाइनर थी। उनका परिवार शहर में सबसे अमीर परिवार था। जिया को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी माँ उसके लिए खुद अपने हाथों से डिजाइनर कपड़े बनाती थी और उसके पिता अक्सर ही विदेश से उसके लिए अलग अलग तरह के खिलौने और नई नई टेक्नोलॉजी की चीजें लाया करते थे। परंतु वो बिजी होने के कारण जिया के साथ समय नहीं बिता पाते हैं, इसलिए वो महंगी महंगी चीजें लाकर जिया को दे दिया करते थे ताकि उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। जिया बेटा, ये देखो, तुमने कहा था ना कि तुम्हें रेड फ्लावर वाली फ्रॉक चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए खास ये डिजाइनर फ्रॉक बनाई है। ऐसी फ्रॉक पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। माँ, ये फ्रॉक तो सच में बहुत सुंदर है। इसे पहनकर तो मैं बहुत अच्छी लगूंगी। तू है ही इतनी सुंदर, इसलिए तू जो कुछ भी पहनेगी तुझ पर अच्छा ही लगेगा। चल अभी मैं चलती हूँ, मुझे एक क्लाइंट से मिलना है। ऐसा कहकर शालिनी अपने ऑफिस चली जाती है। जिया के घर के थोड़ी ही दूरी पर पिंकी का घर था। पिंकी की माँ जिया के घर में नौकरानी का काम करती थी क्योंकि जिया को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसे हर चीज बस एक बार बोलने पर ही मिल जाती थी। इसलिए उसके अंदर अमीरी का घमंड आ चुका था। वो अक्सर बाकी बच्चों को अपनी चीजें दिखा दिखा कर चढ़ाया करती थी और अक्सर वो ऐसा पिंकी के साथ ही करती थी क्योंकि पिंकी की माँ राधा उसे अपने साथ काम पर ले जाती थी। देखो पिंकी, मेरी माँ ने मेरे लिए एक नया डिजाइनर फ्रॉक बनवाया है। ऐसा फ्रॉक पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे भी ऐसी फ्रॉक पहनने के लिए तरसते हैं, पर मुझे तो बस एक बार बोलने की देर लगती है और फिर कुछ ही समय में मेरे लिए ऐसी सब चीजें आ जाती हैं। क्योंकि पिंकी के अंदर अपनी माँ राधा के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वो जिया से जलन करने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करती है। जिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत कुछ है, परंतु तुम्हें इस तरह अपनी अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर तुम अमीर हो तो तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें लोग दुआएं देंगे। तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं है, इसलिए तुम बातें बना रही हो ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, पर सच्चाई मान लो कि मैं अमीर हूँ और तुम गरीब, जिस कारण तुम मेरे जैसी कभी नहीं बन सकती। पिंकी जानती थी कि जिया को समझाना मुश्किल है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और अपनी माँ के पास चली जाती है। पिंकी का व्यवहार जैसा घर पर था वैसा ही स्कूल में भी था। वो स्कूल में अपने नए नए खिलौने और ड्रेस लेकर जाती थी और बाकी बच्चों को उन्हें दिखा दिखा कर चिढ़ाती थी। रोहित, ये तुम जो न्यू टॉय कार देख रहे हो, ये मेरे पापा लंदन से लाए हैं। इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये हाथ से नहीं बल्कि रिमोट से चलती है। मैं जानती हूँ तुम्हें टॉय कार का बहुत शौक है, इसलिए मैं ये कार तुम्हें दिखाने के लिए लाई हूँ। जिया, क्या मैं इसे एक बार चला सकता हूँ? नहीं रोहित, मैं तो बस इसे तुम्हें दिखाने के लिए लाई थी। तुमने इसे हाथ लगाया और ये खराब हो गया तो?
वो बेचारा बच्चा उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिया अक्सर ही अपने क्लास के बच्चों के साथ ऐसा ही किया करती थी। वहीं दूसरी ओर पिंकी जिया के बिल्कुल विपरीत थी। वो बेशक गरीब थी, परंतु वो जितना हो सके उतना लोगों की मदद करती थी। क्या हो गया मीना, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी आंख में 3 दिन से बहुत तेज दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है, पर मेरा होमवर्क अभी तक पूरा नहीं हुआ और आंख दर्द के साथ मुझसे वो हो भी नहीं पा रहा। अगर मैंने होमवर्क टाइम पर नहीं दिया तो टीचर जरूर मुझे डांटेगी और मेरे नंबर भी काट लेगी। कोई बात नहीं मीना, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। क्लास में चाहे किसी को भी मदद की जरूरत हो, तुम हमेशा आगे रहती हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, लाओ तुम मुझे अपना होमवर्क दे दो। इसी तरह अक्सर पिंकी दूसरे लोगों की मदद किया करती थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जिया अपनी माँ से कहती है, माँ, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है, आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगी? तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो ले आऊंगी। माँ, मुझे एक ब्लू फ्रॉक चाहिए जिस पर व्हाइट फ्लावर लगे हों और वो आपके हाथों की बनी होनी चाहिए। ठीक है मेरी बेटी, मैं तेरे लिए बेस्ट से बेस्ट फ्रॉक बनाने की कोशिश करूंगी। इसके बाद जिया अपने पापा के पास जाती है। पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है। माँ ने तो मुझे बता दिया कि वो मुझे क्या देने वाली हैं। अब आप बताइए, आप मुझे क्या देने वाले हैं? मुझे पता है, जब से मैंने तुझे उस लंदन वाले टॉय प्लेन की फोटो दिखाई है, तूने उसे लेने का मन बना लिया है। इसलिए मैंने उस टॉय प्लेन का ऑर्डर बुक कर दिया है और वो तेरे बर्थडे तक घर आ जाएगा। क्या पापा, आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बेटी से भला झूठ बोल सकता हूँ क्या? यहाँ दूसरी ओर पिंकी के घर में पिंकी के पिता उसे सुबह उठाते हुए कहते हैं, पिंकी बेटा, कुछ दिनों बाद तेरा जन्मदिन है। मैं रोज सुबह जल्दी निकल जाता हूँ और रात को देर से आता हूँ, इसलिए तुझसे बात नहीं कर पाता। इसी कारण मुझे तुझे इतनी सुबह उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे जानना है कि तुझे अपने इस जन्मदिन पर क्या चाहिए। पापा, आपने मुझे सब कुछ दिला रखा है, लेकिन अगर जन्मदिन के तोहफे की बात है तो आप मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल ले आइएगा। मेरी पहले वाली चप्पल टूट गई है। ठीक है बेटा। संयोग से पिंकी और जिया का बर्थडे एक ही दिन होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उन दोनों का बर्थडे आ जाता है। पिंकी के घर पर उसके पिता और उसकी माँ उसे सुबह उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी बेटी। भगवान तुझे वो हर खुशी दे जिसकी तू हकदार है। मेरी तरफ से भी मेरी बच्ची को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भगवान तेरी उम्र लंबी करे। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी पापा। मैं पूरे साल अपने बर्थडे का इंतजार इसलिए ही करती हूँ ताकि आपके मुंह से ये शब्द सुन सकूं। यहाँ दूसरी ओर जिया जब उठती है तो देखती है कि घर पर उसकी माँ नहीं है। तभी जिया की एक नौकरानी हाथ में एक बक्सा लिए आती है और उस बक्से को जिया के हाथों में देते हुए कहती है, जिया बेटा, ये बक्सा मालकिन ने तुम्हें देने को कहा था। इसमें तुम्हारी बर्थडे की ड्रेस है और उन्होंने कहा था कि तुम सुबह उठने के बाद उन्हें कॉल कर लेना। ठीक है। इसके बाद जिया अपनी माँ शालिनी को फोन लगाती है। हेलो माँ, आप कहाँ हैं? बेटा, मुझे ऑफिस में कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं ऑफिस आ गई। पर तू चिंता मत कर, शाम तक मैं घर वापस आ जाऊंगी। और घर पर मैंने सारी तैयारियां करवा दी है। शाम से पहले तेरा बर्थडे केक तेरे टेबल पर होगा और सारी सजावट मैंने पहले से ही करवा रखी है और तेरे दोस्तों को भी इनविटेशन भेज दिया है। अरे बातों में तो मैं तुझे बर्थडे विश करना ही भूल गई। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची। थैंक यू सो मच मम्मी। अब आप जल्दी से आ जाइए। इसके बाद जिया अपने पिता को फोन लगाती है। पापा, आप कहाँ हैं? आपने कहा था कि आप मेरे बर्थडे से पहले ही आ जाएंगे। बेटा, यहाँ मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं फ्लाइट नहीं पकड़ पाया और अब मैं इतनी जल्दी घर नहीं आ पाऊंगा। पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा गिफ्ट भेज दिया है, वो तुम तक आज ही पहुँच जाएगा। एंड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अच्छा, मैं बाद में करता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ऐसा कहकर जिया के पिता कॉल काट देते हैं। जिया थोड़ी उदास हो जाती है और फिर कुछ देर बाद वो अपनी मम्मी की बनाई हुई
ड्रेस पहन लेती है और अपने आप को शीशे में देखने लगती है। मम्मी ने तो बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाई है और ये मुझ पर कितनी जच रही है। अगर अभी मम्मी यहाँ होती तो मैं उन्हें गले लगाकर थैंक यू बोलती, पर कोई नहीं, शाम को तो वो आ ही जाएंगी। सुबह से दिन और दिन से शाम हो जाती है, परंतु शालिनी घर नहीं आती। शाम को जिया के फ्रेंड गिफ्ट लेकर उसके घर आ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे जिया। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे जिया। थैंक यू सो मच। तुम लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर में मेरी मम्मी आती ही होगी। जब वो आएंगी तब हम सब मिलकर केक काटेंगे। सब इंतजार करने लगते हैं, परंतु अब काफी टाइम हो चुका था, इसलिए जिया के फ्रेंड्स उससे कहते हैं, जिया अब हमें बहुत देर हो रही है, हमारे मम्मी पापा हमारी चिंता कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। ऐसा कहकर जिया के सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जिया अपनी मम्मी को कॉल लगाती है। माँ आप कहाँ हैं? अब तो रात होने वाली है, प्लीज घर आ जाइए। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे अभी टाइम लगेगा, प्लीज तुम अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना लो। अपनी माँ की ये बात सुनकर जिया की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो अपने कमरे में जाकर खूब रोने लगती है। यहाँ दूसरी ओर पिंकी अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर बुलाती है। वो केक काटने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ राधा कहती है, पिंकी तुम्हें जिया को भी यहाँ बुलाना चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो, पर वो तो तुम्हारी सहेली है ना। हाँ माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके बाद राधा और पिंकी जिया के घर जाते हैं। वो जिया को पूरे घर में ढूंढते हैं, पर वो वहाँ कहीं नहीं मिलती। फिर जब वो छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि जिया एक कोने में बैठकर रो रही होती है। क्या हो गया जिया, तुम रो क्यों रही हो? इसके बाद जिया पिंकी को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं जिया, हो सकता है तुम्हारी मम्मी सच में बिजी हो, तुम चिंता मत करो, आज मेरा भी जन्मदिन है और मैंने भी अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है जहाँ मेरे दोस्त आए हैं, तो मेरे साथ चलो, आज हम दोनों मिलकर एक साथ अपना जन्मदिन मनाएंगे। पिंकी की ये बात सुनकर जिया का मन उदास हो जाता है और उसे अपने किए पर अफसोस होता है। मुझे माफ कर दो पिंकी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें अपनी चीज दिखा दिखा कर कितनी बार जलाने की कोशिश की और तुम्हारी गरीबी का मजाक भी बनाया। इसके बाद भी तुम अपने बर्थडे में मुझे मेरा बर्थडे मनाने दे रही हो। तुम सच में बहुत अच्छी हो। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त हमेशा मुसीबत में काम आते हैं। अच्छा चलो, बातें तो होती रहेगी, वहाँ सभी लोग केक काटने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद पिंकी जिया को अपने घर ले जाती है और जिया और पिंकी मिलकर पिंकी का बर्थडे केक काटते हैं। इसके बाद राधा सभी बच्चों को घर पर बनी चाउमीन और खीर खिलाती है, जिससे सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और जिया को भी बहुत समय बाद बहुत अच्छा महसूस होता है। उस दिन के बाद से जिया अपनी अमीरी का घमंड छोड़ देती है और सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करने लगती है। यहाँ तक कि उस दिन के बाद से पिंकी और जिया पक्की सहेलियां बन जाती है और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करने लगती है। रानी परी की जादुई सोने और चांदी की साड़ी। किसी गांव में राधा नाम की गरीब औरत अपने बच्चों के साथ रहती थी। राधा की बड़ी बेटी का नाम अकीरा था और छोटे बेटे का नाम युग था। बहुत साल पहले ही राधा के पति की मौत हो गई थी, क्योंकि उसका पति बहुत नशा करता था, जिसकी वजह से उसका लीवर खराब हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। राधा का पति सिलाई का काम करता था, इसलिए उसके पति ने सिलाई की एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी। अपने पति के जाने के बाद राधा सिलाई का काम शुरू करती है और अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। एक दिन राधा अपनी बेटी अकीरा से कहती है, अकीरा, मेरे पास बहुत सारे सिलाई के ऑर्डर है, इसलिए लगता है आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी। क्यों माँ? अंधेरा होने से पहले जितना काम हो सके करके घर आ जाना, फिर आप खाना कैसे खाओगी? उसकी फिक्र मत करो, मैं अभी अपने साथ खाना लेकर जा रही हूँ। अंधेरा होने के बाद खा लूंगी। अगर रात को थोड़ा टाइम बचा तो दुकान में ही सो जाऊंगी। वैसे मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर बचे हैं, इसलिए सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन माँ, अचानक एक साथ आपके पास इतने सारे ऑर्डर कैसे आए? दरअसल व्यापारी की बेटी की शादी है, इसलिए उन्हीं के घर से बहुत सारा ऑर्डर आया है।
अच्छा कोई बात नहीं माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं आपकी मदद करूँगी तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। नहीं अकीरा, तुम रात का खाना बना लेना, और युग अभी छोटा है, उसे घर में अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। तुम घर में अपना और अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है माँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं और युग तुरंत आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद राधा अपने दुकान पर चली जाती है। राधा के दुकान के सामने ही शिप्रा नाम की एक औरत की भी सिलाई की दुकान थी। शिप्रा राधा से बहुत जलती थी। राधा को देखकर शिप्रा खुद में बोलती है, पहले इसका पति और अब ये। जब से इन लोगों ने यहाँ अपनी सिलाई की दुकान खोली है तब से मेरा काम ठप हो गया है। व्यापारी के घर का ऑर्डर मुझे मिलने वाला था, लेकिन इस भिखारी को मिल गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं रोड पर आ जाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा। शिप्रा कुछ देर तक कुछ सोचती है, तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। जिस व्यापारी का ऑर्डर राधा के पास आया है, मैं आज रात को उसके घर से पैसे चोरी करूंगी और सारे पैसे राधा के दुकान पर रख दूंगी। इतना सोचकर शिप्रा आधी रात को चुपके से व्यापारी के घर जाती है और उसके घर से पैसे चोरी कर लेती है। शिप्रा चुपके से सारे पैसे राधा की दुकान पर रख देती है। अगली सुबह व्यापारी की बीवी उठती है तो देखती है कि अलमारी से कुछ पैसे गायब है। व्यापारी की बीवी बहुत घबरा जाती है और व्यापारी के पास जाकर बोलती है, सुनिए जी, लगता है कल रात को किसी ने हमारी अलमारी से पैसे चोरी कर लिए हैं। वो सारे पैसे हमने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, अब क्या होगा जी? लेकिन हमारे घर में चोरी कौन कर सकता है? इस गांव में किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे घर में चोरी कर ले? तभी वहाँ पर शिप्रा आ जाती है और बोलती है, माफ करना व्यापारी जी, आप दोनों के बातों के बीच आ रही हूँ, लेकिन आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो, क्या बताना है तुम्हें? दरअसल मैं कल रात को अपनी दुकान में काम कर रही थी, तभी मैंने देखा कि राधा आपके घर के तरफ से बैग में कुछ भर कर ला रही थी। हो सकता है कि उसके बैग में आपके ही पैसे हो। एक बार आप दोनों को उसके दुकान में जाकर देखना चाहिए। व्यापारी और उसकी बीवी दोनों उसी वक्त राधा की दुकान पर जाते हैं। राधा ने रात भर काम किया था, जिसकी वजह से थक हार कर दुकान में ही सोई हुई थी। व्यापारी की बीवी कहती है, राधा, बहुत हो गया तेरा नाटक। क्या हुआ मालकिन? कल रात भर जगकर मैंने सिलाई की है, इसलिए थोड़ी आंख लग गई। चुप कर, मुझे सब पता चल गया है कि रात भर जगकर तू कौन सा काम कर रही थी। आप इतने गुस्से में क्यों हो मालकिन? मैं कल रात को आपका ही ऑर्डर पूरा कर रही थी। ज्यादा भोली भाली बनने का नाटक मत कर। चल हट, मुझे तेरी दुकान की तलाशी लेनी है। नैना की ये बात सुनकर राधा हैरान रह जाती है। ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप मेरे दुकान की तलाशी क्यों करना चाहती हो? देख राधा, सब कुछ सच सच बता दे, हम तुझे माफ कर देंगे। तूने रात को जो हमारे घर से पैसे चुराए हैं वो वापस कर दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या? मैंने कोई पैसे नहीं लिए मालकिन, मेरा विश्वास कीजिए। तो फिर ठीक है, अगर तूने पैसे नहीं लिए हैं तो हम एक बार दुकान की तलाशी जरूर करेंगे। उसके बाद व्यापारी अपनी पत्नी के साथ उसकी दुकान के कोने कोने की तलाशी करने लगते हैं। तभी नैना को एक बैग में पैसे मिल जाते हैं। देखिए जी, ये रहे हमारे पैसे। ये सब देखकर राधा बुरी तरह से डर जाती है और रोने लगती है। मालकिन, मुझे सच में नहीं पता कि सारे पैसे मेरे दुकान में कैसे आए। मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती, आप मेरा विश्वास कीजिए। नैना राधा को एक जोरदार तमाचा लगा देती है। एक नंबर की चोरनी है तू। एक तो चोरी की, ऊपर से मान भी नहीं रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू कितनी बड़ी चोरनी है। तभी व्यापारी पुलिस को फोन लगा देता है और थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस चोरी के आरोप में राधा को अपने साथ ले जाती है। शिप्रा अपने दुकान से ये सब देख रही होती है और बहुत खुश होती है। गांव की एक औरत राधा के बच्चों के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। बेटी, तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? लेकिन पुलिस उन्हें पकड़कर क्यों ले गई है? मैंने गांव के कुछ लोगों से सुना है कि तुम्हारी माँ ने व्यापारी के घर में चोरी की है। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं बेटी, मुझे भी यही लगता है, लेकिन भगवान जाने ये सब क्यों हो रहा है। दोनों बच्चे रोते रोते पुलिस स्टेशन जाते हैं। अकीरा पुलिस वाले के सामने बहुत रोती है, जिसके बाद पुलिस वाला 10 मिनट के लिए दोनों बच्चों को अपनी माँ से मिलने के लिए इजाजत देता है। अकीरा अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ,
मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने चोरी नहीं की होगी, फिर आपको जेल में क्यों रखा है? पता नहीं बेटी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि व्यापारी के पैसे मेरे दुकान में कैसे आए। मैं जल्द ही आपको जेल से बाहर निकलवा दूंगी माँ। फिलहाल घर के खर्चे के लिए मैं कहीं काम ढूंढती हूँ। उसके बाद दोनों बच्चे घर जाते हैं। अगली सुबह अकीरा काम के लिए मुखिया के घर जाती है। तभी मुखिया की बीवी गुस्से में कहती है, अरे क्या सोचकर आई है मेरे से काम मांगने? तुझे क्या लगता है मैं तुझे काम दे दूंगी? चोरनी की बेटी चोरनी ही होती है। मैं नहीं चाहती कि जैसे व्यापारी के घर में तेरी माँ ने चोरी की है वैसे तो मेरे घर में करे। चल निकल यहाँ से। अकीरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है और नदी किनारे बैठ जाती है। पता नहीं हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। ना ही मुझे कहीं काम मिल रहा है और ना ही मेरी माँ जेल से बाहर आ रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तभी वहाँ से गुजर रही रानी परी अकीरा की सारी बातें सुन लेती है। रानी परी अकीरा के पास जाती है और बोलती है, बच्ची, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। रानी परी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ सोने चांदी की 2 साड़ी प्रकट कर देती है। ये जादुई सोने और चांदी की साड़ी है। सोने की साड़ी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी और ये चांदी की साड़ी असली चोर को सबक सिखाएगी। यहाँ तक कि ये जादुई चांदी की साड़ी हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगी। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। अकीरा जादुई चांदी के साड़ी से कहती है, हे जादुई चांदी की साड़ी, मुझे उस इंसान के पास ले चलो जिसने व्यापारी के घर में चोरी की थी। उसके बाद जादुई चांदी की साड़ी अकीरा को शिप्रा के घर लेकर जाती है। वहाँ जाकर जादुई चांदी की साड़ी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और शिप्रा से कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि व्यापारी के घर में तूने ही चोरी की थी। राधा को तूने जानबूझकर फंसाया है। मुझे माफ कर दो, प्लीज तुम मुझे मत खाना। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। तू अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा और अपना जुर्म कबूल कर, वरना मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी। शिप्रा चुड़ैल से बहुत डर जाती है और तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेती है। उसके बाद पुलिस शिप्रा को जेल के अंदर डाल देती है और राधा को जेल से बाहर निकाल देती है। नैना राधा के पास आती है और उससे कहती है, हमें माफ कर दो राधा, हमने उस औरत की बातों में आकर तुम पर शक किया और बिना बात के तुम्हें जेल भी भेज दिया। राधा व्यापारी और उसकी बीवी को माफ कर देती है। उसके बाद राधा और अकीरा जादुई चांदी की साड़ी और जादुई सोने की साड़ी लेकर अपने घर जाती है। घर जाकर राधा जादुई सोने की साड़ी से बहुत सारे पैसे मांगती है और उन पैसों से अपनी छोटी सी दुकान की जगह एक बड़ी सी दुकान बना लेती है। इस तरह रानी परी की जादुई सोने और चांदी की साड़ी की मदद से सब कुछ ठीक हो जाता है और राधा अपने दोनों बच्चों के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।